हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। हेलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने SN2 और SN1 मैकेनिज़्म जो है वो काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर अप किया था वो हम अब देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने SN1 मैकेनिज़्म एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 मैकेनिज़्म हमने कंप्लीट किए थे। SN1 मैकेनिज़्म ये जो यहाँ पे है बेसिकली इट इज़ यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिकुलर क्यों कहा गया है? रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ओनली, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो जो भी सबस्ट्रेट आप वहाँ पे ले रहे हो, सबस्ट्रेट ही आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मिलता है, ना ही आपका न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व आपको नज़र आएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड concentration of nucleophile does not influences the rate of reaction. Hence, it can be seen that rate of reaction is depend on only one species. ठीक है, that is your substrate. So the reaction is said to be unimolecular reaction. नेक्स्ट हमने ये देखा था कि SN1 मैकेनिज़्म है। SN1 मैकेनिज़्म जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज़्म है, 2 स्टेप में हो रहा है। सबसे पहले कार्बन टू हेलोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, बाय हेट्रोलिसिस वो बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। एंड सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, वो स्लोएस्ट स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और उस स्टेप में सिर्फ आपको सबस्ट्रेट वहाँ पे नज़र आता है, न्यूक्लियोफाइल कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, बट द सेकेंड स्टेप in which nucleophile attacks on carbocation, nucleophile attacks on electrophilic carbon, the step is very fast. ठीक है, और वो रिवर्सिबल भी है, ये हमने देखा था। ठीक है, और हमने ये देखा कि भले ही आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ट्रांजिशन स्टेट्स जो है वो यहाँ पे कितने मिलते हैं। एक्चुअल में SN1 मैकेनिज़्म में ट्रांजिशन स्टेट्स आपको 2 मिलने के चांसेस है, बिकॉज इट इज़ 2 स्टेप मैकेनिज़्म। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा है कि कार्बोकैटायन जो जनरेट हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री अगर आपने देखी तो वो प्लेनर ज्योमेट्री वहाँ पे मिलती है। प्लेनर ज्योमेट्री की वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से, आइदर फ्रंट साइड से और बैक साइड से अटैक कर सकता है। ये भी हमारा डिस्कशन हो चुका था। बेस्ड ऑन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इधर फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड, वी विल गेट रैसिमाइजेशन एज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द SN1 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 रिएक्शन की जो है उसमें हमने रैसिमाइजेशन की प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दी है। SN1 मैकेनिज़्म में अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे? कार्बोकैटायन तो जनरेट होगा ही, नो डाउट, फर्स्ट स्टेप है, कार्बोकैटायन का जनरेशन वहाँ पे होने वाला है। बट उसके साथ साथ ही न्यूक्लियोफाइल का अगर फ्रंट साइड से अटैक हो तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का एक प्रोडक्ट आपको मिलता है। अगर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक हो तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है। मतलब यहाँ पे मिक्सचर आपको मिल रहा है, एक जो है वो आपके PPL को राइट में घुमाएगा, वेरएज दूसरा ही उस मिक्सचर में जो प्रेजेंट कंपाउंड है वो PPL को लेफ्ट में घुमाएगा। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का इक्विमोलर प्रोपोर्शन वाला मिक्सचर आपको मिल रहा है। हेंस रैसिमेट आपको वहाँ पे मिलता है एंड द प्रोसेस इज सेड टू बी रैसिमाइजेशन। ओवरऑल रैसिमाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? रैसिमेट जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। ये पॉइंट्स के साथ साथ ही हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं नए पॉइंट्स की तरफ, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म। एक्चुअल में फैक्टर्स जो है ना, फैक्टर्स में स्टूडेंट्स आपको 2 फैक्टर्स ज़्यादा से फोकस करने हैं। एक तो है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और दूसरा है वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल आप यूज़ कर रहे हो ना, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हमारा डिस्कशन होगा
व्यू होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जाएंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे। अब हम लोग नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की अगर बात कर रहे हैं एक्चुअल में, तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो अगर आपने देखा बहुत ही सिंपल पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए हैं, वही पॉइंट्स हमें भी डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो सबस्ट्रेट क्या है ये पता होना ज़रूरी है, जो मैं बार बार बोलती आई हूँ कि अगर हमने SN2 मैकेनिज़्म देखी तो वहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड हमारा सबस्ट्रेट था। अगर हमने SN1 मैकेनिज़्म देखी तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो हमारा सबस्ट्रेट था। ठीक है, तो सबस्ट्रेट मतलब कौन है, जिस पे वहाँ पे अटैक न्यूक्लियोफाइल का होने वाला है इस कंडीशन में, तो हम बोल सकते हैं उसे सबस्ट्रेट। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबस्ट्रेट माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर आपने नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देखना है तो आप SN2 के व्यू से सोचो, SN2 मैकेनिज़्म, ठीक है, जो कहाँ पे हो रही है, CH3Br&OH माइनस में हो रही है। लेट अस गेट डिस्कस, ये पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में इन्वॉल्व है, इसलिए मैं वो पॉइंट्स लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे। आपको समझाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज इस समझ लेना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखो हम बात कर रहे हैं SN2 मैकेनिज़्म की, ठीक है। SN2 मैकेनिज़्म में क्या क्या किया था हमने, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमने लिया, प्लस उसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ हम कर रहे थे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट इस तरीके से मिला था, ठीक है। और ये भी वन स्टेप मैकेनिज़्म है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग वहाँ पे होता है। SN2 की बात हो रही है, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर आपने वहाँ पे एक TS देखा तो TS वो किस तरीके से दिखता है आपको बच्चों, इस तरीके से वो TS आपको वहाँ पे दिखता है। यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे OH है। ये इस तरीके का एक क्राउडेड, एक पूरा क्राउडेड एरिया, क्राउडेड TS आपको नज़र आता है। यही तो है पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे 3 बॉन्ड्स कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 पार्शियल कोवैलेंट्स बॉन्ड वो बना रहा है, एक लिविंग ग्रुप के साथ और दूसरा है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिफ्यूज़ होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बातें हमने देखी थी TS में। SN2 की बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये सोचो, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से वहाँ पे अटैक करता है, क्राउडिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को ओवरकम करके न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होना ही वहाँ पे पॉसिबल होगा। बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल ने अगर यहाँ से अटैक नहीं किया, अगर यहाँ से अटैक किया तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वहाँ पे क्रिएट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्रिएट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक हो रहा है, बट प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमने यूज़ किया है। अब अगर ऐसा होता तो कि SN2 में हम लोग वहाँ पे क्या करते, वहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड हम यूज़ करते। देखो करके देखते, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, आप थोड़ा सा सोचो कि क्या होगा, किस तरीके से पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन वहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे होगा आपका Br, यहाँ पे होगा आपका OH माइनस, ठीक है। सो आप सोचो अगर ये हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में देखा है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन 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 प्रेजेंट है, तो मतलब बैक साइड से वो अटैक वहाँ पे कर सकता है। बट व्हेन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे ये CH3 है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये CH, यहाँ पे CH3, ये भी यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। तो ये देखो कितने बल्कियर ग्रुप्स यहाँ पे हमने अटैच कर लिए हैं। ये बल्कियर ग्रुप्स में क्या SN2 के केस में न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होना पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आप देखो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। सो OH माइनस अगर यहाँ से बैक साइड से आना चाह रहा है तो बैक साइड से अटैक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे स्टेरिकली वहाँ पे रिपल्शन तो छोड़ो, ठीक है,
वो तो बात है ही, बट उसके साथ साथ और क्या होगा, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल OH- जो है वो कार्बन तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज कार्बन ने खुद के साथ क्या क्या अटैच कर लिए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स वहाँ पे अटैच कर लिए हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, व्यू देखना है कि SN2 मैकेनिज़्म जो है बेसिकली कौन से सबस्ट्रेट में ज़्यादा फास्ट हो सकती है। SN2 मैकेनिज़्म 1 डिग्री अल्काइल हलाइड में फास्ट होगी। SN2 मैकेनिज़्म 1 डिग्री अल्काइल हलाइड में फास्ट है, बाद में 2 डिग्री और बाद में 3 डिग्री। मतलब SN2 मैकेनिज़्म जो है, SN2 मैकेनिज़्म जो है उसका जो भी एक पर्टिकुलर रेट है, या हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ SN2 मैकेनिज़्म जो है वो डिक्रीज़ होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिग्री टू 3 डिग्री। 1 डिग्री में स्टेरिकल वहाँ पे रिपल्शन तो फ्रंट साइड से वहाँ पे हो सकता है, बट यहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा नहीं है। व्हेन यू कंपेयर दिस विद द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे OH- अटैक कर रहा है और OH- अटैक कर रहा है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है कार्बन को। यहाँ भी पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन ही आपको मिलेगा, TS थोड़ी ना चेंज होने वाला है, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन ही वहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखो आप यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और इस तरीके से क्राउडिंग इतनी बढ़ जाएगी कि वहाँ पे OH- का अटैक होना, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक होना बिल्कुल भी नामुमकिन बात होगी, या बिल्कुल भी वहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क होगा वो न्यूक्लियोफाइल के लिए कि वो कहाँ तक पहुँचे, इलेक्ट्रोफाइल तक वो वहाँ पे जाके पहुँचे, या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तक वो जाके पहुँचे। तो ये कंपैरिजन आपको यहाँ पे करनी है। इसलिए नेट रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, रिज़ल्ट आपको ये मिलता है कि अगर आपको वहाँ पे SN2 मैकेनिज़्म करवानी है, SN2 मैकेनिज़्म अगर आपको करवानी है तो आपको अल्काइल हलाइड कौन सा लेना पड़ेगा, 1 डिग्री अल्काइल हलाइड आपको लेना पड़ेगा, जहाँ पे जो SN2 मैकेनिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, और SN2 मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से हो सकती है आपके 1 डिग्री अल्काइल हलाइड में। मैं ये नहीं आपको बोल रही हूँ कि 1 डिग्री में हो रही है इसका मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री में SN2 मैकेनिज़्म नहीं होगी। पॉइंट ये नोट डाउन करो कि ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में SN2 मैकेनिज़्म नहीं होने वाला, ये हम बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे SN2 मैकेनिज़्म हो सकता है, बट टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा जैसे जैसे वहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। आप थोड़ा सोचो, वहाँ पे ये 1 डिग्री में ये बात है, अगर 2 डिग्री हमने लिया तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे Br है और यहाँ पे OH है। तो आप सोचो यहाँ भी क्या होगा, ये CH3 है, ये CH3, इतना क्राउडिंग ये भी वहाँ पे क्रिएट करेगा। मतलब जैसे जैसे आप 1 डिग्री से आगे बढ़ते हो, 1 डिग्री अल्काइल हलाइड से आप जैसे जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हलाइड पे पहुंचते हो, तो आपको खुद को ये समझ में आता है कि SN2 मैकेनिज़्म का जो रेट है, जो भी वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लाइक स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है वो मतलब जो भी ईज़ ऑफ द रिएक्शन है, स्पीड नहीं बोल सकते, ईज़ ऑफ द रिएक्शन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। हेंस इट इज़ सेड दैट SN2 मैकेनिज़्म में आपको सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट कौन सा लेना पड़ेगा, सबस्ट्रेट आपको 1 डिग्री ही सबस्ट्रेट वहाँ पे लेना होगा। 1 डिग्री सबस्ट्रेट लेके ही वहाँ पे SN2 मैकेनिज़्म काफ़ी आसानी के साथ हो सकती है। अदरवाइज़ 2 डिग्री सबस्ट्रेट, 3 डिग्री सबस्ट्रेट अगर आपने SN2 मैकेनिज़्म में चूज़ किया तो 2 डिग्री 3 डिग्री सबस्ट्रेट में रिएक्शन नहीं होने वाली, ये बात नहीं है। रिएक्शन होगी, बट उतनी आसानी से या उतनी ईज़ से वो रिएक्शन वहाँ पे नहीं हो सकती, बिकॉज वहाँ पे हो क्या रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री में जो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन है ना आपका, जो हाइड्रोजन से अटैच था, वो क्या हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है एक एक अल्काइल ग्रुप से। और जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन में, तो स्टेरिकल जो भी मतलब हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है, क्राउडिंग कहा जाता है, वो क्राउडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्राउडिंग बढ़ने से OH- मतलब या कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होना और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, सो ये याद रखो कि SN2 मैकेनिज़्म
जो है SN2 मैकेनिज्म में आपको प्रिफरेबली 1 डिग्री सबस्ट्रेट ही लेना है। मतलब SN2 मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट वाइज अगर आप सोचो, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट अगर SN2 मैकेनिज्म में आपको पूछ लिया, किसी ने आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा कि चलो MCQ में ऐसे आया है कि पर्टिकुलर SN2 मैकेनिज्म जो है वो कहाँ पे अच्छे से होती है, ये वहाँ पे बताओ, या उसकी ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है या ईज़ ऑफ रिएक्शन है वो अल्काइल हलाइड में बताने की कोशिश करो। तो अल्काइल हलाइड में 1 डिग्री अल्काइल हलाइड जो है उसमें ये सबस्ट्रेट सबसे ज़्यादा वहाँ पे अच्छा होता है फॉर द SN2 मैकेनिज्म। मतलब 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। इस तरीके से सबस्ट्रेट का आपका नेचर होना चाहिए फॉर SN2 मैकेनिज्म टू टेक्स प्लेस। क्लियर? ये SN2 मैकेनिज्म जो है, ये SN2 मैकेनिज्म हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब SN2 की तो बात हमारी हो गई कि SN2 में सबस्ट्रेट कैसे होना चाहिए। 1 डिग्री सबस्ट्रेट में SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा प्रिफरेबली आपको दिखाई देती है। देन आता है 2 डिग्री, देन आता है 3 डिग्री। नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो है या SN1 मैकेनिज्म है, उसमें आपको सबस्ट्रेट कौन सा लेना चाहिए, उसमें कौन से सबस्ट्रेट पे SN1 मैकेनिज्म फास्ट हो सकती है, कौन से सबस्ट्रेट में SN1 मैकेनिज्म ईज कम हो सकता है, ये आपको अब देखना है। यही पॉइंट है ऊपर का, यही पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबस्ट्रेट को ही डिस्कस करना है आपको SN1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने सबस्ट्रेट को ही डिस्कस किया था SN2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट हम डिस्कस कर रहे हैं अब SN1 मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। SN1 मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करना है, विच मीन्स SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो ये यहाँ पे ध्यान में रखो और फिर आगे बढ़ो, फिर आपको आसानी होगी। सबस्ट्रेट देखो, अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो सबस्ट्रेट की अगर बात होती है, बेसिकली सबस्ट्रेट अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाता है कि SN1 मैकेनिज्म जो है वो टर्शरी अल्काइल हलाइड्स में बहुत आसानी से हो सकती है। टर्शरी अल्काइल हलाइड में SN1 मैकेनिज्म बहुत आसानी से हो सकती है। देन आता है नंबर 2 डिग्री अल्काइल हलाइड का, देन आता है नंबर 1 डिग्री अल्काइल हलाइड का। दिस इज द ईज ऑफ SN1 मैकेनिज्म टू टेक्स प्लेस इन अल्काइल हलाइड्स। अल्काइल हलाइड्स में 3 डिग्री अल्काइल हलाइड अगर आप लेते हो तो वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म बहुत आसानी से हो सकती है। बाद में 2 डिग्री का नंबर आता है, बाद में 1 डिग्री का। अब ऐसा क्यों, हमें डिस्कस तो करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि सबस्ट्रेट आपको 3 डिग्री लेना पड़ेगा अगर SN1 मैकेनिज्म आप वहाँ पे करवाना चाहते हो। तो SN1 मैकेनिज्म आप अगर वहाँ पे करवाना चाहते हो तो सबस्ट्रेट आपको 3 डिग्री लेना पड़ता है। अब ये सबस्ट्रेट 3 डिग्री लेने पर एग्जैक्टली हमारे फ़ायदे क्या है ये समझो। ठीक है, अब ये तो बात ठीक है कि SN2 में जो क्राउडिंग हमें मिल रही थी, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन के अराउंड जो क्राउडिंग मिल रही थी, वो क्राउडिंग से आपको यहाँ पे रिलीफ मिल जाता है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, जहाँ पे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो है वो हेटेरोलिसिस से क्या होता है, ब्रेक होता है, और वहाँ पे आपको प्लेनर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन मिलता है। नाउ लेट्स सी, ये मैंने रिएक्शन लिखी है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड OH माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आपको कैसे दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा देखो। यहाँ पे कार्बोकेटायन जो है आपका, कार्बोकेटायन कुछ इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप में आपको कार्बोकेटायन मिलता है। अब कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें ना, बेसिकली यहाँ पे तो आपको ये देखना है कि कार्बोकेटायन में अगर आपको इस तरीके से मिल रहा है कि कार्बोकेटायन एज इट इज़ प्लेनर है। ठीक है, कार्बोकेटायन एज इट इज़ प्लेनर है। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो आइदर फ्रंट साइड से और बैक साइड से होना, दोनों प्रोबेबिलिटीज़, दोनों चांसेस वहाँ पे बनते हैं। ठीक है,
ये हमने देखा था और काफ़ी आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। देन ऐसा क्या है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो हो रही है। अब ये है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, हम निकाल के देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसे किया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, ये क्या है आपका, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैंने ऐसे किया कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या हुआ, ये क्या है, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और अगर मैंने इस तरीके से भी दिखाया वहाँ पे कि सपोज C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये भी यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्या ज़रूरी है कि हम 3 डिग्री सबस्ट्रेट SN1 मैकेनिज्म के लिए चूज़ करें। 3 डिग्री सबस्ट्रेट ही क्यों चूज़ करना है, हर एक कार्बोकेटायन में आपको वैसे भी स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलीफ ही मिल रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री है। हर एक कार्बोकेटायन को अगर आप देखो तो हर एक कार्बोकेटायन में प्लेनर ज्योमेट्री मिल रही है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है, जो फैक्टर है वहाँ पे, उससे तो रिलीफ मिल रहा है। बट ऐसा क्या चीज़ है वहाँ पे, ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पे कि जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 3 डिग्री सबस्ट्रेट इज़ मोर फेवरेबल फॉर SN1 मैकेनिज्म टू टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों? अब देखो, आप कार्बोकेटायंस जो है उसकी जो भी स्टेबिलिटी है उसके बारे में आपने पढ़ा है। मैंने आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो आप +I इफ़ेक्ट से भी दे सकते हो, वो आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी दे सकते हो, इज़न्ट इट। आपको अगर ये पता नहीं है +I इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मेरे जो भी पहले वाले लेक्चर्स है बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब GOC के जो लेक्चर्स है वहाँ पे वो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि +I इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, कार्बोकेटायन जो होता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है, वो कार्बोकेटायन जितना अच्छे से स्टेबल होगा, जितना अच्छे से एक जगह पे रह पाएगा, तो उतना आसान होगा ना न्यूक्लियोफाइल को कार्बोकेटायन पे अटैक करना, ठीक है। सो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने कहाँ से आपको पढ़ाई थी, 2 फैक्टर्स को याद करो आप, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उससे पढ़ाई थी, और दूसरा मैंने ये कहा था कि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन और +I इफ़ेक्ट दोनों से भी आप क्या कर सकते हो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड दैट स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आने वाला है, वो यही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने कहा ये कार्बन है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन से अटैच है, प्लेनर ज्योमेट्री है, बट ये कार्बन जो है ना, ये कार्बोकेटायन जो है ना, वो लीस्ट स्टेबल है, बिकॉज वो जो कार्बन है वो सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच्ड है। थोड़ा सा आगे आओ 1 डिग्री में, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस दिखाई पड़ रहा है आपको, नहीं है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 1 है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2 है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 3 है, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप का क्या, आप बोलोगे कि अल्काइल ग्रुप जो है उसका क्या, जिन्होंने +I इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, उनको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी देने के लिए वहाँ पे नेसेसरी है। अब देखो, ये मिथाइल ग्रुप 1 है, ये मिथाइल ग्रुप कौन से तरीके का आप इफ़ेक्ट दिखाते, इंडक्टिव इफ़ेक्ट कौन सा दिखाते, +I इफ़ेक्ट दिखाते। मतलब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, किसको, कार्बन को। ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी कम करने के लिए ये मिथाइल ग्रुप वहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफ़ेक्ट, +I इफ़ेक्ट वहाँ पे देगा। उससे क्या होगा,
ये कार्बन से ये वाला जो कार्बन है वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ये कार्बन से ये कार्बन क्यों स्टेबल होगा ज़्यादा, 1 डिग्री वाला, बिकॉज 1 डिग्री कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप है और वो अल्काइल ग्रुप उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है। सो आगे देखो, आगे आओ, 2 मिथाइल ग्रुप से। अब ये 2 मिथाइल ग्रुप्स क्या करेंगे, दो मिथाइल ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वहाँ पे देंगे, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई इफेक्ट वहाँ पे देंगे और इस कार्बोकैटायन को और ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्या बोलेंगे यहाँ पे, डरो मत, हम लोग हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। कितने हैं यहाँ पे, 2 है सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बीच में, बीच वाले कार्बन को। तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप जो है उसका प्लस हाई इफेक्ट इंक्रीज होगा एंड हेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा और ज़्यादा होगी यहाँ से। अब यहाँ तक आओ, यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो बाप रे बहुत ही, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 अल्काइल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। ये तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप्स क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप जो रहेंगे ये या बीच वाले कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को क्या देने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे बाय प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अब हम बोल सकते हैं कि अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पे ज़्यादा आसानी से होगा, इस कार्बन पे। यही खुद स्टेबल होना चाहिए ना, इस पे तो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। अगर यही स्टेबल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, वो यहाँ पे स्टेबल नहीं है और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से या बैक साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा। क्या लेना देना है, ये स्टेबल होना चाहिए सबसे पहले। तो ये स्टेबिलिटी आपको कहाँ दिखाई पड़ रही है, 3 डिग्री अल्काइल हलाइड का जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री का और देन 1 डिग्री का। हेंस इट इज सेड दैट फॉर टर्शरी अल्काइल हलाइड्स SN1 mechanism इज़ द बेस्ट mechanism टू टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब ये कहा जाता है वहाँ पे कि टर्शरी अल्काइल हलाइड जो होते हैं उसका जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो वो कार्बोकैटायन अगर ज़्यादा स्टेबल है तो उस पर अटैक करना न्यूक्लियोफाइल को और आसान हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक करके जल्दी से प्रोडक्ट वहाँ पे बना सकता है। हेंस इट इज़ सेड दैट 3 डिग्री अल्काइल हलाइड्स आर मोस्ट प्रिफरेबली गिव्स यू SN1 मैकेनिज्म। अब ये बात नहीं है कि वो SN2 दे नहीं सकते, बट वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ ऑफ रिएक्शन कहाँ मिलेगा आपको, SN1 में मिलेगा। अब देखो, हमने सबस्ट्रेट का इतना सारा डिस्कशन किया, SN2 और SN1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिस्कशन हमने अभी किया कि अगर वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म है तो 1 डिग्री अल्काइल हलाइड, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अगर SN1 मैकेनिज्म आपको करनी है तो यहाँ पे 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये तो रिज़ल्ट आपके सामने, लास्ट में ये रिज़ल्ट आपके सामने आया कि SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी हलाइड में सबसे ज़्यादा आसानी से होगी और SN1 मैकेनिज्म टर्शरी हलाइड में सबसे ज़्यादा आसानी से होगी। व्हाट अबाउट सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, ये क्वेश्चन आएगा ना आपके दिमाग में कि सेकेंडरी अल्काइल हलाइड का क्या करें मैम, हम सेकेंडरी अल्काइल हलाइड में क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ईज से, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि आसानी से क्या होगा वहाँ पे, SN1 होगा या SN2 होगा, बोथ। वहाँ पे जो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड है वो सेकेंडरी अल्काइल हलाइड आपको SN1 मैकेनिज्म भी वहाँ पे दे सकते हैं और SN2 मैकेनिज्म भी वहाँ पे दे सकते हैं। या आप इस तरीके से उसे बोल सकते हो कि SN2 ऐसा मतलब सेकेंडरी अल्काइल हलाइड्स आर प्रिफरेबली गिव्स यू मिक्स्ड मैकेनिज्म्स। मिक्स्ड मैकेनिज्म वहाँ पे होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, जैसे अल्काइल ग्रुप आपका वहाँ पे बढ़ता जाएगा, क्राउडिंग बढ़ता जाएगा, तो आप ये देखोगे कि क्राउडिंग बढ़ेगा तो फिर वो SN2 देने के लिए थोड़ा सा कम ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा। अगर वहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेनर है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उससे रिलीफ मिल रहा है,
वहाँ पे प्लस आई इफ़ेक्ट वहाँ पे मिल रहा है, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा फिर आपका SN1 मैकेनिज़्म होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि SN2 मैकेनिज़्म होगा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके सामने आएगा। SN1 मैकेनिज़्म की अगर हम बात करते हैं तो कौन आना चाहिए, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। व्हाट अबाउट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अप्लाई। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट का पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट किया। इन दिस वे अ सबस्ट्रेट influences the rate of reaction or ease of reaction in case of SN1 and SN2. Now we are moving towards next point, जो है कि जो फैक्टर ऐसा है कि जो इन्फ्लुएंस कर रहा है SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म को, वो फैक्टर ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। रिएजेंट की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसके बारे में हमें अब डिस्कस करना है। होपफुली आपके ये समझ में आया होगा। नेट रिजल्ट इतना याद रखो कि प्राइमरी हैलाइड्स जो होते हैं दे आर मोर ससेप्टिबल टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज़्म। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं दे आर मोर ससेप्टिबल टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज़्म। ठीक है, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं दे गिव्स यू both kind of mechanism, or you can say the mixed mechanism is observed in case of मतलब secondary alkyl halide depending upon the conditions applied। ठीक है, सो ये आपका नेट रिजल्ट है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट which influences SN2 and SN1 mechanism. See, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट जो है वो बेसिकली पढ़ने से पहले एक आपको मैं टास्क छोटा सा देना चाहूँगी, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, 11th में पढ़ा है, सो ये आप रिकॉल कर ही सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली क्या होता है। सो पेज नंबर 224 पे येलो बॉक्स में आपको डू यू रिकॉल, ये कैन यू रिकॉल, ये जो पर्टिकुलर एक सेक्शन दिया हुआ है उसमें 3 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं आपको। एक तो पहली चीज़ ये है कि आपको जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उनके एग्जांपल्स देने हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये उन्होंने पूछा है। एंड द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल, ये क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है। सो ये क्वेश्चन के आंसर्स जो है, ये क्वेश्चन के आंसर्स लिख के आप मुझे सेंड करो। नहीं आ रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें पहले ये क्वेश्चन के आंसर्स मैं करवाऊँगी एंड देन फिर आगे के पॉइंट पे हम लोग मूव करेंगे। सो बेसिकली पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पेसीज़ है जो खुद के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको यूज़ कर रहा है और वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, एक सिंपल केस में अगर आप देखो तो। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो कैरेक्टर है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल है वो कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कितने फास्ट तरीके से वो